ब्रिटिश राज की सीमांत नीति या अंग्रेजी राज की सीमांत नीति। अंग्रेजी, यही हेडिंग डाल दो, राज की सीमांत नीति। ठीक है, ये हेडिंग डालो जरा। और अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सीमांत नीति क्या होती है, और सीमांत नीति की बात करते करते हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि विदेश नीति और सीमांत नीति में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई हमारी, एक होती है विदेश नीति, जिसके बारे में आप पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति क्या होती है? किसी राष्ट्र की शेष विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध, और संबंध के साथ साथ हम उसे नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई जो हमारी विदेश नीति है। लेकिन विदेश नीति का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सीमांत नीति। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? किसी राष्ट्र का अपने सीमावर्ती राष्ट्रों या राज्यों के साथ संबंध या नीति। ठीक है ना, तो एक बात आप समझ गए कि विदेश नीति और सीमांत नीति। देखो ये वाला हिमांशी बेटा पीपीटी वाला जो है ना वो डिस्कोर्स अभी खत्म हो गया, इसलिए कम ही पढ़ाएं बट क्लास में नोट डाउन करवाएं। आफत आ गया, पहले तो आफत आ गया भाई, तुम जो है ना अपना नाम बदल लो तो तुमसे बात करी जाए, वरना आफत आ गया क्या कहूंगा, मतलब ये आपका कोई नाउन तो है नहीं, संज्ञा तो है नहीं, इसको क्या किया जाए। ठीक है ना, अच्छा कल और परसों के नोट्स नहीं मिले, मैं इसको बात कर देता हूं। ठीक है ना, कोई बात नहीं रवि, टाइम मिलेगा, नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई चिंता नहीं करो, पीपीटी का यूज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ये जो मेंस की तैयारी है, जो प्रीलिम्स की तैयारी है, इंटीग्रेटेड जो फैक्ट्स लिखने हैं, कांसेप्ट समझने, एनालिसिस समझने, सब काम मैंने कहा 150 क्लास में होगा। आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर से कहिए कि सौरभ सर की 150 क्लासेस चाहिए हमें। ठीक है, गायकवाड़ भी मराठे थे, ये जो सवाल ऐसे आएंगे उनको मैं नोट वो करूंगा। तो यहाँ पर तुम्हें बच्चे तो ये चाहते हैं कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, और तुम लोग कह रहे हो कि सब लिखवाता हूं। बेटा लिख नहीं सकते, इतना लिख नहीं पाओगे तुम, फिर क्या होगा, मैं बहुत थोड़ा पढ़ा के चला जाऊंगा, फिर तुम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए भागते घूमोगे कि ये वाला स्टडी मटेरियल पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ठीक है, तो इस पर मैं अभी बात नहीं करने वाला। तो यहां मैंने क्या कहा कि एक फर्क है, एक विदेश नीति है और एक है सीमांत नीति। विदेश नीति एक तरीके का व्यापक मुद्दा है, यानी कि मतलब शेष विश्व के जो अन्य राष्ट्र है उनके साथ जो संबंध है वो विदेश नीति में आता है। लेकिन विदेश नीति के भीतर हमारा सीमांत नीति है, यानी किसी भी देश का उसके सीमावर्ती राष्ट्रों के साथ जो संबंध होता है। और यहां अंग्रेजों के संबंध में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीमांत नीति, क्योंकि विदेश नीति किसके पास है? बाकी दुनिया के साथ संबंध किसके पास है? ब्रिटेन के पास। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, जो ब्रिटेन का संबंध दुनिया के किसी देश के साथ है वही भारत यानी ब्रिटिश भारत का भी होगा, जाहिर सी बात है। तो सीमांत नीति पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहां पर जरा एक चीज लिखो इसी हेडिंग के नीचे, पहला पॉइंट यही बनाओ, विदेश नीति एवं सीमांत नीति में अंतर। विदेश नीति एवं सीमांत नीति में अंतर लिखो डैश लगा के। विदेश नीति का अर्थ है, विदेश नीति का अर्थ है किसी राष्ट्र का शेष विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्लैश नीति। ठीक है, जबकि सीमांत नीति का अर्थ है किसी राष्ट्र का अपने सीमावर्ती स्लैश पड़ोसी कर लो, पड़ोसी राष्ट्रों स्लैश हो गया, ये ऐसे बना देते हैं ना, राष्ट्रों राज्यों के साथ संबंध। ठीक है, और इसी संदर्भ में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं क्या कि आखिर ब्रिटिशर्स की सीमांत नीति क्या थी। अब इसका देखो एक वैश्विक परिदृश्य है। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया में कुछ घटनाएं चल रही हैं, विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं जो इस सीमांत नीति को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखो क्या है। ये हो गया हमारा देश, ठीक है, उसका नक्शा, ब्रिटिश भारत और भी ज्यादा विस्तृत है। और इस पूरे इलाके के भीतर अगर हम अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कहें तो खतरा कहां कहां से है? एक खतरा अंग्रेजों को हमेशा रूस की ओर से दिखाई देता है, क्योंकि रूस बहुत तेजी से बढ़ता है और मध्य एशिया की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि एकदम यहां पर आपको आज ये भारत है, और जब हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान उसी में, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं, उसके साथ उसका झगड़ा चल रहा है। और ठीक थोड़ी ऊपर अगर हम लोग चले जाए, इसको और पीछे करेंगे, रुको,
और थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यहां पर हमको ताजिकिस्तान, हाँ ताजिकिस्तान मिलता है। ये इसके बीच में उज्बेकिस्तान है, हाँ, इस तरीके से। तो आपको, और ये तुर्कमेनिस्तान है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एकदम हमारी जो सीमाएं हैं, फिर ये ईरान है, ठीक है ना। तो एक तरफ हम रूस के साथ एकदम हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो पहला खतरा ब्रिटिश साम्राज्य को जो दिखाई देता है वो रूस की तरफ से दिखाई देता है कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते बढ़कर के ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला ना कर दे, ठीक है ना। पेज नंबर नहीं मिल पा रहा है, प्लीज टेल मी। क्या पेज नंबर बेटा, मुझसे कह रहे हो या आपस में बातें कर रहे हो? हाँ ठीक है, गायकवाड़ पर अच्छा बात चल रही है। तो मैंने बताया गायकवाड़ भी मराठे हैं, और मराठा सरदारों में गायकवाड़ ऐसे हैं जो अंग्रेजों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सत्ता के साथ रहो। तो पहला खतरा रूस। उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर है चीन। चीन के साथ सीधे तौर पे कोई खतरा नहीं, लेकिन चीन में इस समय बहुत सारी शक्तियां हैं, यूरोपीय शक्तियां हैं, और यूरोपीय शक्तियों के साथ साथ अमेरिका है, और अमेरिका के साथ साथ जापान है। जापान बार बार चीन पर हमला करता रहता है, और यूरोपीय शक्तियों का एक खतरा लगातार बना रहता है। सुदूर पूर्व के देशों में फ्रांस है, तो फ्रांस की ओर से भी अंग्रेजों को खतरा लगता रहता है। तो यहां पर अंग्रेज यह महसूस करते हैं कि अपने लिए एक सुरक्षा कवच का उनको निर्माण करना होगा। और वो जो सुरक्षा कवच है वो कैसे बनेगा? सुरक्षा कवच बनेगा, एक तो बनेगा अफगानिस्तान से, कि हम अफगानिस्तान में घुसे और उसको अपना हम या तो आश्रित बना ले या उस पर कब्जा कर ले। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सीधा कब्जा करें या आश्रित बना ले। चीन की तरफ एक सुरक्षा दीवार अगर बनानी है तो एक तिब्बत है, फिर नेपाल है, ठीक है, और भूटान है, और इधर हमारा म्यांमार या बर्मा है। यानी कि रूस, चीन की ओर से जो खतरे हैं वो, और फ्रांस, तीन जो है ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंग्रेज एक सीमांत नीति का निर्माण करते हैं। और उस सीमांत नीति में अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान और बर्मा, इन पांच जो है हमारे पड़ोसी सीमावर्ती देशों के बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब यहां पर सीमांत नीति जो हमारी है वो क्या होगी? युद्ध करवाएगी। तो युद्ध का खर्चा भी कौन देगा? भारतीय देंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर इन पांच जगहों से हमें संबंध पड़ते हैं। अब यहां पर देखो, कुछ तो फैक्ट्स होंगे जो बिल्कुल प्योर फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बारे में आपको लिख लेना, लेकिन जैसे मैंने अभी लिखवाया और अब जो लिखवाने जा रहा हूं वो हिस्सा है जो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में रखना है। तो जरा हेडिंग डालो कि अंग्रेजों की सीमांत नीति का, हेडिंग डालो, अंग्रेजों की सीमांत नीति का वैश्विक परिदृश्य। अंग्रेजों की सीमांत नीति का वैश्विक परिदृश्य। पहला बुलेट पॉइंट, भारत में ब्रिटिश राज की रक्षा के लिए, भारत में ब्रिटिश राज की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया, सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, भारत की सीमाओं को तीन ओर से खतरा था, तीन ओर से खतरा था। डैश लगाओ, और डैश लगा के नेक्स्ट लाइन से लिखो नंबर 1, डैश लगा के नेक्स्ट लाइन से नंबर 1, रूस की ओर से खतरा, रूस की ओर से खतरा, ठीक है, रूस की ओर से खतरा। रूस मध्य एशिया, रूस मध्य एशिया एवं फारस, ठीक है, फारस, तुम लोग फारस, फारसी सब जानते हो, ठीक है। रूस मध्य एशिया तथा फारस आदि की ओर विस्तार करना चाहता था। इसलिए भारत की उत्तरी पश्चिमी या उत्तर पश्चिम सीमा, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर खतरा मंडराने लगा, या रूसी खतरा मंडराने लगा।
इसके परिणाम स्वरूप रूस एवं अंग्रेजों के बीच अफगानिस्तान को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जिसे ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ग्रेट गेम, अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग, जिसे ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। इसी में अगला बुलेट पॉइंट लिखो, अंग्रेज अफगानिस्तान के सीमावर्ती कबीलों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, पूर्ण विराम। अफगान शासकों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे तथा अफगानिस्तान में किले एवं चौकियों का निर्माण करना चाहते थे। अब लिखो पॉइंट नंबर टू, चीन की ओर से खतरा। डैश लगाओ, लिखो, चीन में यूरोप की विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियां सक्रिय थीं। साथ ही अमेरिका एवं जापान आदि भी चीन के रास्ते संकट उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने तिब्बत, नेपाल एवं भूटान के साथ आक्रामक नीति अपनाई। पॉइंट नंबर 3, फ्रांस एवं बर्मा की ओर से खतरा। डैश लगाना है। बर्मा, तुम बर्मा समझ रहे हो, पहले बर्मा कहते थे, आज म्यांमार कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये म्यांमार नक्शे में तुमको पता ही है कि एकदम जब नॉर्थ ईस्ट को पार करोगे तो नॉर्थ ईस्ट के आगे जाते हैं तो बर्मा की सीमा जुड़ जाती है भारत से, वहां बर्मा है। और जो बर्मा है उसके पार जब हम जाते हैं तो हमारा सुदूर पूर्व शुरू होने लगता है। और सुदूर पूर्व में कई सारी यूरोपीय शक्तियां हैं, लेकिन एक यूरोपीय शक्ति जो अंग्रेजों की दुश्मन नंबर 1 है, वो कौन है? फ्रांसीसी। वो वहां बैठे हैं, ताकतवर है। उनकी इतनी ताकत नहीं है कि भारत पे कब्जा करें, अगर होती ताकत तो पहले ही कर लेते, लेकिन फिर भी अंग्रेज सतर्क है, ठीक है। दूसरी चीज, बर्मा के अंदर जो शासन है वो भी साम्राज्यवादी है, तो वो कहीं उत्तर पश्चिम की ओर, हमारा जो है उत्तर की ओर विस्तार न करने लगे और हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां न चला आए, इसकी वजह से भी अंग्रेज सतर्क है, सचेत है। तो लिखो इसमें बर्मी साम्राज्य, बर्मा का जो साम्राज्य उसको बर्मी भी लिखते हैं, इसलिए बर्मी लिख लो। हालांकि बर्मी है और वैसे ही वर्मी कंपोस्ट होता है, खाद डाली जाती है, ठीक है। केंचुए से जो खाद बनाई जाती है वो वर्मी कंपोस्ट होती है। तो बर्मी और बर्मी में कंफ्यूजन नहीं कर जाना, बर्मा से संबंधित है तो बर्मी। तो लिखो बर्मी साम्राज्य अपने आप में ही आक्रामक एवं विस्तारवादी था। पूर्ण विराम। अंग्रेजों को भारत की पूर्वोत्तर सीमा को लेकर
चिंता रहती थी, पूर्ण विराम, सुदूर पूर्व में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, सुदूर पूर्व में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी। और सुदूर पूर्व तुम जानते हो, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ठीक है, मलाया, ठीक है, हालांकि मलाया में अंग्रेज है, लेकिन मलाया के आसपास बाकी जगहों पर, कुछ जगहों पर फ्रांसीसी हैं, अन्य शक्तियां भी हैं, लेकिन मूल रूप से फ्रांसीसी। बर्मा में भी फ्रांस का काफी प्रभाव था, बर्मा में भी फ्रांस का काफी प्रभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने बर्मा के प्रति भी आक्रामक नीति को अपनाया, ऐसे लिख दो, आक्रामक नीति को अपनाया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट के लिए समझ लो। मेंस में, प्रीलिम्स में मेहनत करके तुम मेंस में पहुंच गए, और मेंस में एक सवाल आ जाए इस तरीके के जो है सवाल अनकन्वेंशनल, जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध और इस तरीके से पूछ लिए जाते, तो पूछ ले कि ब्रिटिश भारत की सीमांत नीति अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की देन थी। तो तुमको रूस, चीन के अंदर जो घट रहा है, और फ्रांस, 150 से 250 शब्दों के भीतर उसको तुम्हें लिखना है। जो फैक्ट्स आएंगे वो भी उसमें डालोगे, लेकिन इस कंसेप्ट को भी डालोगे, खाका खींच लोगे, ठीक है ना। उस खाके से आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इतना आपने लिखा। अब देखो, एक कहीं पर बॉक्स बनाओ और बॉक्स में एक चीज लिखो, बॉक्स के अंदर एक चीज लिखो, बफर जोन या बफर स्टेट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को इसलिए भी देख लेना चाहिए क्योंकि ये कभी भी प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं आपसे कि बफर स्टेट या बफर जोन क्या होता है। बफर जोन क्या है? जैसे मैं अगर आपको कहूं कि ये है भारत, ठीक है, ये भारत है और भारत की ये सीमा है। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती हमेशा से चीन है। इधर यहां पर तिब्बत है जो अब चीन का हिस्सा है, लेकिन यहां पर है नेपाल, ठीक, और नेपाल की ये सीमा ऐसे हो जाती है बंद। तो कम से कम इतना जो इलाका है, ठीक है, इतना जो इलाका है, यानी कि नेपाल की जो सीमा हमारे साथ में है वो क्या हो गई, वो थोड़ी सुरक्षित हो गई। सुरक्षित इसलिए हो गई कि हमें वहां पर चीन का सीधे मुकाबला नहीं करना है, और चीन हमारा क्या बन गया, बफर स्टेट बन गया, ठीक है, चीन हमारा बफर स्टेट बन गया। बफर स्टेट क्या मतलब हुआ कि अगर चीन इधर से हमला करे कभी, तो बीच में नेपाल है, और चीन के लिए हम जो है खतरा है, तो अगर हम खतरा करें तो आक्रमण करें तो भी नेपाल बीच में है। नेपाल की स्थिति जानते हो क्या है? कुशन की स्थिति, कुशन की। तुम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी हो, राणा प्रताप और उनके एक भाई होते थे। भाई जो है वो अकबर के साथ में मिले हुए हैं, और राणा प्रताप और उनके बीच में ये मतभेद है कि भाई तुम उधर क्यों हो, ये कहते हैं तुम लड़ क्यों रहे हो, इस तरीके का मतभेद चल रहा है। तो दोनों भाई एक बार मिलते हैं, और मिलते मिलते क्या होता है कि एक दूसरे पे तलवार निकाल लेते हैं। तो एक बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था राणा झाला। तो राणा झाला जो है, ये लड़ाई होने वाली थी और दोनों राजपूत हैं, और दोनों जो है तलवार निकाल के खड़े एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है ना। इसके बीच में अचानक से राणा झाला आ जाते हैं, बुजुर्ग आदमी, और बीच में खड़े हो जाते हैं, और चाकू लेकर के अपने ऊपर ऐसे रख लेते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे को मारोगे तो मैं अपने चाकू घोंप लूंगा। तो क्या हुआ, दो राणाओं के बीच में, हाँ बेटा मैं नोट्स लिखवा ही रहा हूं क्योंकि आगे फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। पहले मेंस वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, फिर जो प्रीलिम्स का बहुत सारी चीजें वो हम पीपीटी में आगे। तो राणा झाला क्या हो गए, राणा झाला बीच में आ गए, इसलिए बफर स्टेट हो गए। अब इसलिए इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच। तो बॉक्स बनाओ, बॉक्स में लिखो जरा, दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच एक तटस्थ अथवा किसी एक राष्ट्र के साथ मित्रवत राष्ट्र या राज्य। तो नेपाल क्या हो गया, नेपाल एक तरीके का यहां पर बफर स्टेट हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, बफर स्टेट हो गया। तो ये पूरी की जो पूरी नीति है अंग्रेजों की, ये बफर स्टेट की नीति है। तो एक बफर स्टेट क्या है, अफगानिस्तान, एक बफर स्टेट तिब्बत, एक बफर स्टेट नेपाल, एक बफर स्टेट भूटान, एक बफर स्टेट म्यांमार। तो बॉक्स में तुमने ये लिखा बफर स्टेट। अभी इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो, भारत की सीमांत नीति में अंग्रेजों का उद्देश्य अधिक से अधिक बफर स्टेटों या बफर राज्यों का
निर्माण करना था। ये बफर स्टेट की संकल्पना को समझना जरूरी था। तो अभी अब क्या हुआ कि आप एक तरीके से मेन एग्जामिनेशन के लिए सीमांत नीति को समझने की जो मूलभूत जरूरतें थी वो आपने समझ ली। अब देखो अंग्रेज यहां पर दो तरीके की नीतियां ला रहे हैं। अब आगे हम लोग इधर अपनी पीपीटी में, एक जो नीति है वो फॉरवर्ड है, जाहिर सी बात है भैया, एक फॉरवर्ड नीति होगी, आक्रामक नीति होगी, और अंग्रेजों की जो दूसरी नीति है उसको कहा जाता है मास्टरली इनएक्टिविटी। मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टर यानी बहुत ही ज्यादा चालाक, यानी चालाकीपूर्ण, इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता। कभी कभी निष्क्रियता जो है वो नीति होती, नीति, निष्क्रियता का मतलब आलस नहीं है, हम निष्क्रिय है क्योंकि हमारी नीति है। जैसे मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और हमने सोच लिया कि इन दो लोगों के झगड़ों में हम नहीं बोलेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, मास्टरली इनएक्टिविटी। हम निष्क्रिय है लेकिन इसलिए निष्क्रिय नहीं है कि अरे यार हमसे क्या मतलब है और कौन करे यार, हमारा शरीर जो है ना अभी चल नहीं रहा है, थोड़ा आलस वालस लग रहा है, लड़ने दो, लड़ रहे हैं, मरने दो, मर रहे हैं। ये नहीं है, ये मेरी नीति है कि इन दोनों की लड़ाई में हमें बोलना ही नहीं। रोज खोपड़ी लड़ाते, रोज एक दूसरे को गाली देते, शाम को एक साथ फिर से जो घूमते हुए मिल जाते हैं, हमें नहीं बोलना। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का मास्टरली इनएक्टिविटी। तो कभी तो ये आक्रामक होते हैं और कभी जो है चुपचाप बैठ जाते हैं इनएक्टिव होकर, जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी या चालाकीपूर्ण जो है निष्क्रियता की नीति कहते हैं। तो ये आक्रामक नीति क्या है, जाहिर सी बात है आक्रामक है। कोशिश करेंगे कि सक्रिय हस्तक्षेप करें और नियंत्रण की कोशिश करें। दूसरी चीज, जब हस्तक्षेप करें, नियंत्रण करेंगे तो अपनी छावनियां बनाएं, यानी सेना को वहां पर भेज दें, सेना की चौकियां वहां पर बनाएं, वहां पर बहुत सी एजेंसियां स्थापित करें, उन इलाकों में हस्तक्षेप करें और वहां अपने हिसाब से राजा बनाएं, शासक बनाएं और राजनीति में अपना संतुलन बनाएं। ठीक है, तो आक्रामकता यहां पर जो है आपको दिखाई देती है। वो अन्य सभी राज्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे हम लोग आक्रामकता की नीति में। लॉर्ड कर्जन, अगर ऐसे सवाल कभी आ जाए कि सीमांत नीति के संदर्भ में आक्रामकता की नीति, ठीक है, किस गवर्नर जनरल की है, तो आपको कर्जन का नाम वहां पे रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही बदनाम हुए थे। दूसरे, मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो नीति जॉन लॉरेंस की नीति मानी जाती है, जॉन लॉरेंस की, अभी हम लोग देखेंगे। तो आपको ये और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अफगानिस्तान के संदर्भ में समझाया क्या, ग्रेट गेम, एक ग्रेट गेम चल रहा है और ये आपसे सीधा सवाल, मेंस के लिए तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन एक सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट गेम का जो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। सवाल ऐसे फ्रेम होगा, ग्रेट गेम का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। ए भारतीय राज्यों के साथ अंग्रेजों के संबंध, बी ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शक्ति का संतुलन, सी, ठीक है, कोई तीसरा ऑप्शन दे दिया, और डी, ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति सीमांत नीति। आपको पता है, मैं क्या कहता हूं बार बार, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि ग्रेट गेम क्या है। तुम बेटा कठिन सवाल बना दो, बाकी यूपीएससी वाले घूमघाम के आ रहे होंगे, हमें पता है ग्रेट गेम क्या है, हम कहेंगे ये सीमांत नीति है। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल एक कंसेप्ट है जो मूल रूप से रूस और ब्रिटेन के बीच की जो रस्साकशी है, टग ऑफ वॉर है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये क्या चाहते हैं, रूस चाहता है कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें और ब्रिटेन चाहता है कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। ठीक है, और लगभग ये 60 साल तक ये पूरा खेल चलता रहता है। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे जो देश हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की वहां पर। ठीक है, और कोशिश क्या है कि ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान उनका बफर स्टेट बन जाए। ठीक है, इनका बफर स्टेट बन जाए, यही उनकी नीति है। अफगानिस्तान का नक्शा आपने देखा होगा और जरूर सुना होगा, खैबर दर्रा या खैबर पास, खैबर पास, और खैबर पास के अंदर कुर्रम घाटी, कुर्रम घाटी के अंदर वजीरिस्तान। अफगानिस्तान इस नीति से बड़ा महत्वपूर्ण इस दृष्टि से हो जाता है। आपको मैं दिखाई देता हूं, ठीक है, कि ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान, ऐसे तुम एक मैप बनाया हमने, खूब मैप खींचो। आज का जो पाकिस्तान है वो तुम देख रहे हो यहां पर, ठीक है, भारत है, अफगानिस्तान है, और यहां पर एक छोटा सा इलाका है जिसको कहते हैं, ये पेशावर के आसपास, खैबर पख्तूनवा, ठीक है, जिसको खैबर पख्तूनवा कहते हैं। ये इलाका कहलाता है खैबर दर्रा या खैबर पास। ठीक है, और इसी खैबर दर्रे में है हमारे खैबर पख्तूनवा। ठीक है, खैबर पख्तूनवा, यही वो इलाका जिसको लेकर संघर्ष है, खैबर पख्तूनवा, ये प्रांत है। दूसरा दूसरा जो है इससे जुड़ा हुआ चीज आपको जो मिल सकती है वो है कुर्रम घाटी, ये कुर्रम नदी पर स्थित एक घाटी है। तीसरा है वजीरिस्तान, वजीरिस्तान, ठीक, वजीरिस्तान। सारी लड़ाई खैबर दर्रे को लेकर, एक तो व्यापारिक मार्ग है, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। दूसरी चीज क्या है खैबर दर्रे के साथ, कि अगर कोई भी सेना आक्रमण करेगी भारत के ऊपर, अगर रूसी सेना, तो उसे खैबर दर्रे से ही आने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। इसलिए खैबर दर्रे पर कंट्रोल करना है, यहीं से अफगानिस्तान जाना है। खैबर दर्रा, ये दर्रा है, पास है, वरना तो इतना उबड़ खाबड़ है कि वहां पहुंच नहीं पाओगे। तो जरा एक बॉक्स बनाओ, अभी ना बनाओ, पहले लिखो अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ऐसे लिखो एक हेडिंग, आंग्ल अफगान युद्ध। और मैंने आपको बार बार बताया है, जो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से बता दूंगा, कि नोट्स हमने क्या किया। जैसे ग्रेट गेम है, तो ग्रेट गेम जब मैंने लिखवाया, आपने देख लिया स्लाइड, देखो स्पून फीडिंग नहीं होती बच्चे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, छोटे बच्चों की तरह नहीं कि हम क्लास जो है सेकंड और थर्ड के बच्चों की तरह पेंसिल आपका हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं, है ना। ये ग्रेट गेम हमने बात की, आपने देख लिया, 4 मेजर पॉइंट है, जगह छोड़ दो कम से और उसके आगे बढ़ जाओ। ग्रेट गेम नोट्स कैसे बनाने, इस पर आज मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं। तो लिखो
आंग्ल अफगान युद्ध, बड़ी हेडिंग डालो, और एक तरफ उसमें बॉक्स बना करके ये मैप 30 सेकंड्स के अंदर खींच दो जरा, ठीक है, 30 सेकंड्स में ये मैप जरा खींचो, बॉक्स के अंदर खींचना, खबरदार सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल राजलक्ष्मी, इसको लेकर आज भी लड़ाई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी लड़ाई इसी को लेकर हो रही है, और अभी बताएंगे कि और किस लिए हो रही है। पीछे की स्लाइड ये ग्रेट गेम वाली, ग्रेट गेम वाली हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर ये जो फैक्ट्स आने वाले हैं ये तुम्हारे लिए मेंस में तो है ही कि भाई जब अगर पूछ देते हैं अफगान के प्रति अफगान नीति के बारे में तब तो आप वहां पे फैक्ट्स डालेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है? जैसे प्रथम अफगान युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है भैया कि इतनी बुरी तरीके से अफगान मारते हैं इनको कि ना इनको सपने आते बाद में, पठान आ गया तो अंग्रेज भाग लेते थे, पूरी की पूरी सेना तबाह। कौन है यहाँ? लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपको याद क्या रखना है जो मैंने बार बार कहा कि यहां पर लॉर्ड ऑकलैंड है, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। बच्चे मैंने आशीष एकदम शुरुआत में बताया कि विदेश नीति ब्रॉडर टर्म है, बड़ा है, तो विदेश नीति में पूरी दुनिया के देशों के साथ जो आपकी नीति है वो विदेश नीति है, सीमांत नीति अपने पड़ोसियों या सीमावर्ती राज्यों के साथ है, ठीक है ना। बिल्कुल पल्लवी, उस किताब को साथ साथ पढ़ते रहो और बहुत जो है आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब मुझे लिबर्टी मिल गई है ना, अब तुम लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब मिल गया तुमको, ठीक है, ऑलमोस्ट सब मिल गया, ये पढ़ते हुए तुमको समझ में भी आ जाएगा। तो एक तो क्या करना है, जैसे देख लिया कि लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई, हमने अभी बात की थी ना कि ऑकलैंड, और यहां पर रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान में ब्रिटिश शासन स्थापित करने का प्रयास किया इन्होंने। वहां पर एक जो अमीर हुआ करते थे, अमीर का मतलब था अफगानिस्तान के शासक या राजा, ठीक है, तो उसको इन्होंने हटाया, हर जगह यही कर रहे थे, अपनी कठपुतली बनाने चाहते थे, तो एक शुजा को बना दिया नवाब या अमीर। जब शुजा को बनाया और अंग्रेजों ने कर लिया काबुल पर कब्जा, लेकिन पठान या तुम कहो कि अफगानिस्तान एंशिएंट टाइम से बच्चे कंट्रोल नहीं आया, किसी के कंट्रोल में नहीं आया, आज अपने कंट्रोल में भी नहीं है, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि ये खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोग होते ना, तो ये पूरा इलाका वही रहा है। इस पूरे इलाके में सिकंदर ने जब हमला किया, छोटी सी कहानी सुन लो, तुम लोग कहानियां सुनना चाहते हो, इंटरेस्टिंग कहानी। सिकंदर ने अटैक किया, छोटे छोटे कबीले से लड़ रहे, कबीले से। रंजना टॉपिक लिखना है बेटा, लिख ही रहे ना, ये बिल्कुल लिखना है। सिकंदर ने हमला किया, एक कबीला जो है उसको मिला, वहां भैया उस कबीले से लड़ाई चल रही, छोटे से, बड़े बड़े राज्य छोड़ दो, छोटा कबीला, एक तीर आया और सिकंदर के बिल्कुल गर्दन के पास आके खट से लगा, कि वो मचान पे खड़ा रहता था, खट से लगा, इतने बढ़िया धनुर्धार। सिकंदर ने कहा बे तो बाल बाल बचे, वरना अभी गर्दन हमारी ना मुंडी उड़ा ले गया था। खैर एक कबीला हो गया, फिर एक दूसरा कबीला मिला, उस कबीले में धनुर्धर है, ठीक है, आर्चर्स है, धनुष बाढ़ लेकर और झम झम ऐसे ऐसे करके तीर मार रहे हैं एक जगह से। तो जो सेनाएं होती है कि यहां से अटैक हो रहा है तो यहां से फॉर्मेशन बनाओ, इसको ऐसे घेरो, ये करो वो करो, जब तक ये फॉर्मेशन सिकंदर की सेना बनाए तब तक ये जो तीरंदाज है, आर्चर है, ये अपनी पोजीशन बदल ले, एक जगह से दूसरी जगह, और जगह पत्थर पत्थर कूद रहा है, पेड़ से पेड़ पे कूद रहे हैं, इतने ट्रेंड है, दौड़ते हुए पेड़ से पेड़ पे कूद रहे, एकदम बजरंगबली हो गए समझ लो ये तो, और कूद काट के दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अब जाओ भैया, अब दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह घेरा डालो, जब तक दूसरी जगह घेरा डालोगे तीसरी जगह चले जाए। सिकंदर की सेना परेशान हो गई कि इनसे लड़े कैसे, असंभव है, बहुत परेशान हो गए। खैर तब तक एक सिपाही को मार पाए, अब इसको बात को ध्यान सुनना, एक सिपाही को मार पाए तो सिकंदर के सैनिक उसको कंधे पे लाद के दौड़ते हुए आ गए, बोले अरे हुजूर गजब हो गया। बोले क्या? बोले ये तो लड़की है, यानी ये इस कबीले के पुरुष नहीं लड़ रहे हैं, ये तो लड़कियां लड़ रही हैं भाई, इतनी बहादुर कौम है ये। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना अरे लड़कियां सुटेबल नहीं होती हैं, ठीक है, देख लो सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, ठीक है, और वो नरवाल, लड़कियां हैं जिन्होंने लीड किया ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। जब तुमको कोई ये कह देना लड़कियां कमजोर होती शरीर से, ये वो कह, तो ठीक है आगे बढ़ो, तुमसे बात ही नहीं करनी, सिकंदर वाली कहानी सुना देना। खैर चलो, तो ये इलाका ऐसा है कि यहां हो गया विद्रोह, और जिसको इन्होंने नवाब बनाया था शुजा को, शुजा की हो गई हत्या, ठीक है, और ब्रिटिश सेना का विनाश हो गया, जिसको कहते हैं ना, मतलब इनके बस खाली आकर के बताने भर के सैनिक बचे, बाकी सारे सैनिक अफगानिस्तान में मर गए, ठीक है। और जनरल एल्फिंस्टन ये इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, पूरी तरीके से इस सेना को इन्होंने नष्ट कर दिया, और जो दोस्त मोहम्मद खान जो अमीर थे वो वापस गद्दी में बैठ गए। अब गद्दी पर जब बैठ गए तो ये थी आक्रामक या फॉरवर्ड पॉलिसी, उन्होंने कहा भैया अब हम मास्टरली इनएक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं, चालाकीपूर्ण निष्क्रियता या जो है निष्पक्षता की ओर हम बढ़ जाएंगे। अब हुआ उसके बाद दूसरा अफगान युद्ध, समय देख लेना है 78 से 80। हुआ क्या? रूस के साथ झगड़ा अफगानिस्तान को लेकर के, रूस ने एक डेलीगेशन भेजा, यानी कि एक जो है शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा, उसका खूब स्वागत किया अफगानियों ने। ब्रिटेन वाले अपना शिष्टमंडल भेजने लगे, उनको रोक दिया कि ना बेटा बाद में आना, भी समय नहीं हमारे पास में। लॉर्ड लिटन यहां पर इस समय वायसराय था, उसने कहा ये तो बेइज्जती होगी, ठीक है ना, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती का बदला लेंगे, तो दखल का निर्णय ले लिया। इस बार ये घुस गए, ठीक है। अब इस बार शेर अली की मृत्यु हो गई, जो अमीर बना याकूब खान, उसने एक संधि की, गंधमक की संधि, याद रखना गंधमक भी लिखते हैं, गंधमक की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से नीति के संदर्भ में गंधमक की संधि 1879, लेकिन संधि हो गई, कावंगरी जो है, जो इनका प्रतिनिधि बनाकर काबुल में बिठाया गया, उसकी फिर से हत्या कर दी। स्थानीय लोग वही बनेगा ना, इनको रोकना बड़ा मुश्किल। अब क्या हुआ, जनरल रॉबर्ट्स ने फिर से कब्जा कर लिया काबुल के ऊपर, कहा कि नहीं भैया हम रिस्क नहीं ले सकते, तुम लोग बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हो, और फिर इन्होंने एक कठपुतली नवाब यहां पर अपना बैठाया, अब्दुल रहमान खान,
और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर कब्जा कर लिया। कब? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में। अब देखो, यानी कि विदेश नीति आ गई अंग्रेजों के कब्जे में। एक रेखा जो अभी शायद हमारा किसने, राजलक्ष्मी ने लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी झगड़ा चलता है, खैबर पास को लेकर चलता है, लेकिन वो झगड़ा खैबर पास के साथ साथ डूरंड रेखा को लेकर के भी चलता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। वो दरअसल ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करती थी। उसका निर्माण कब हुआ? याद रखना, 1893 में। 1893 में डूरंड रेखा का निर्माण किया गया, यानी द्वितीय युद्ध में नहीं हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद कहा गया कि सीमा रेखा बना देते हैं ताकि हमारे बीच में झगड़े ना हो। फिर होता है तृतीय अफगान युद्ध, जो बहुत लेट है, 1919 में। अफगानिस्तान में एक अमीर है अमानुल्लाह खान, और अमानुल्लाह खान जो है उसने अपने पिता हबीबुल्लाह खान की हत्या कर दी थी और फिर सत्ता संभाल ली। ये जो अमानुल्लाह खान है, ये थोड़ा रीढ़ वाला व्यक्ति है। इसने कहा हम स्वतंत्र हैं। द्वितीय अफगान युद्ध में क्या हुआ था? विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। तृतीय अफगान युद्ध में अमानुल्लाह खान ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं। फिर से युद्ध। इस बार युद्ध कौन करने गया? चेम्सफोर्ड। ये याद रखने, बस इतनी चीजों को दिमाग में रख लेना है। जब क्वेश्चन देखोगे तुमको याद आ जाएगा, ठीक है ना, वो तुमको याद आ जाएगा। तो चेम्सफोर्ड ने युद्ध किया, पूरी तरीके से वहां युद्ध रहा। इस युद्ध की एक खासियत क्या रही है कि रॉयल एयरफोर्स यानी ब्रिटिश वायुसेना ने पहली बार सीमांत क्षेत्रों और काबुल पर हवाई हमले किए। पहली बार किसी पड़ोसी देश के विरुद्ध पहली बार हवाई हमले कब हो रहे हैं? तृतीय अफगान युद्ध में। ध्यान रखना है, पूछ दे बर्मा युद्ध, अफगान युद्ध, ठीक है ना, इस तरीके से 3-4 युद्ध, 4 युद्ध दे दिए और वहां पूछ लिया कि इसमें से किस पर पहली बार हवाई हमले हुए, आपको पता है। तो ब्रिटिश भारत का पहला वायुसेना आधारित जो है ये प्रयोग है, हमला है, ठीक है। अब देखो, अमानुल्लाह चाह रहा है कि तुर्की से, सोवियत संघ से, सबसे हम दोस्ती करें। हम ब्रिटेन ये नहीं चाह रहे, क्योंकि विदेश नीति ब्रिटेन के हाथ में है या अंग्रेजों के हाथ में है। तो उसने क्या किया? अमानुल्लाह ने बहुत ही समय का इंतजार किया। उसने कहा बेटा हम क्या करेंगे, जब तुम परेशान हो तब हमला करेंगे। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेज अपने में परेशान हो रहे, ठीक है, असंतोष है भारत के भीतर। तो जब अंदर असंतोष है, उसी समय अमानुल्लाह खान ने क्या किया कि जो है अपनी मांग रखी कि हम अपने स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहते हैं। युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ी का मतलब यह है कि ये बुरी तरीके से फिर से हारे और रावलपिंडी में एक संधि हो गई। ये संधि ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इस संधि में अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया, पूर्ण स्वतंत्र हो गया, और अंतरराष्ट्रीय रूप से अफगानिस्तान जो है वो ब्रिटेन से अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अफगानिस्तान के संबंध में हमारी कहानी। अब बचे 4 देश और, उसमें एक है नेपाल। कि अब नेपाल के प्रति क्या नीति है? नेपाल में शुरुआत में इन्होंने संघर्ष किया, बाद में समझौता, और हमने देखा कि नेपाल को इन्हें बफर स्टेट बनाना है, बफर जोन बनाना है। तो शुरुआत में जब इन्होंने इसके खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई तो एक युद्ध हुआ जिसे आंग्ल गोरखा या आंग्ल नेपाल युद्ध भी कहते हैं, और इस आंग्ल गोरखा या आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ सुगौली की संधि से। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। सुगौली की संधि या सिगौली की संधि किसके साथ हुई? अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बर्मा के साथ, भूटान के साथ। ये आपको सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में हुई। युद्ध कब हो रहा था अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में? 1814 से 16 के बीच। अब देखो, सुगौली की संधि के कुछ क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल ने तराई का कुछ इलाका खो दिया। नेपाल को कुछ इलाके, अपने जो तराई के इलाके थे, वो देने पड़ गए भारत को। ये जब तुम लोग, मैं हमेशा कहता हूं ना कि यूपीएससी तुमको ये क्यों पढ़ाना चाहती है, ये इसलिए पढ़ाना चाहती है कि ये सब नहीं पढ़ोगे तो आईएएस बनने के बाद तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। तुमको आईएएस बनने के बाद तो ट्रेनिंग जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि लंबी ट्रेनिंग इतनी दी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, लेकिन पढ़ने के क्रम में ही तुम्हारी बुनियाद बना दी जाती है। क्या हुआ? उद्देश्य क्या है? बफर स्टेट, उसके कुछ हिस्से हमारे कब्जे में आ जाए, बाकी उधर तिब्बत और चीन विन से हमें जो है सुरक्षा मिल जाए, ठीक है, बफर स्टेट बन जाए। तो अंग्रेजों ने यहां सीमित हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ज्यादा दखल वखल नहीं किया कि बस हमसे तुम खुश रहो। और इसीलिए आप देखिए कि जो भारतीय सेना है उसमें गोरखाओं की भर्ती कर ली, क्यों? कि सहयोगी बन जाए। गोरखा ही इस युद्ध को क्या कह रहे हैं? आंग्ल गोरखा युद्ध। गोरखा ही उधर से लड़ रहे हैं। उस युद्ध में इन्होंने देखा कि लड़ाई करने में ये बड़े माहिर लोग हैं भाई, ठीक है ना, बहुत ही माहिर है। इसलिए गोरखाओं की पूरी एक रेजिमेंट इन्होंने बना दी, जिसको कहते हैं गोरखा रेजिमेंट। अभी भी जो है ना दुनिया भर में गोरखा रेजिमेंट की चर्चा होती है। भारतीय सेना में अभी भी गोरखा रेजिमेंट है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या बाकी के भी जो युद्ध है, पहाड़ की लड़ाई में ये दुनिया की सबसे ट्रेंड फोर्सेस में एक मानी जाती है, और इंडियन आर्मी में सबसे ट्रेंड जो है मतलब रेजिमेंट्स पहाड़ में लड़ने के लिए। तो यहां पर क्या किया इन्होंने? आराम से नेपाल के साथ संबंध बनाए। पहला युद्ध लड़ा, एक ही युद्ध लड़ा 14-16 के बीच, और सिगौली की संधि करी, कुछ इलाके ले लिए, बाकी गोरखाओं के साथ में आ गए, ठीक है ना। फिर वहां पर इन्होंने राणाओं का जो राजशाही है वहां पर, यानी राजतंत्र, उसका समर्थन कर दिया, और राणा भी जो है इनका समर्थन करते रहे। तो बड़ी आराम से इन्होंने उसको जो है ना अपना सहयोगी बना लिया। रेजिडेंट को काठमांडू में तैनात कर दिया, लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप वगैरह नहीं रखा। अब एक सवाल, भारत को यानी नेपाल को जो तराई के इलाके ब्रिटिश शर्त को देने पड़े, वो कौन से इलाके थे? ये सवाल तो आता है ना। उस सवाल में जरा देख लो, काठमांडू से दक्षिण का जो तराई का इलाका है, जिसमें सिद्धार्थनगर, कोई सिद्धार्थनगर से अगर हो तो वो जो है जानेगा कि नेपाल जो है उसने अंग्रेजों को ये इलाका दे दिया था, ठीक है। लुम्बिनी भी दे दिया था, ठीक है ना, लुम्बिनी भी एक समय में दे दिया था। फिर
चंपारण, कुशीनगर, नवलपरासी, रौथाट जैसे कुछ कुछ इलाके, जिसमें चंपारण, कुशीनगर आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके। इसके अलावा कुछ एक ऐसे इलाके दिए जो बहुत उपजाऊ थे, जो महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन वहां की एग्रीकल्चरल लैंड बहुत बहुत जो है बढ़िया थी। ठीक है सिद्रा, बिल्कुल बेटा, बाद में कर लेना क्लास। तो ये हो गया हमारा नेपाल के प्रतिनिधि। इसी तरीके से भूटान को एक बफर बनाना है। भूटान बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा स्वतंत्र पहाड़ी राज्य है, ज्यादा बवाल उसमें नहीं है, तो लेकिन खतरा किधर से? तिब्बत से, चीन से। इसलिए भूटान को उनकी ओर नहीं जाने देना है, अपने नियंत्रण में रखना है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि इनके संग मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, ठीक है, ताकि सुरक्षा की कड़ी बन जाए, यानी बफर स्टेट बन जाए हमारे लिए। और यहां पर भूटान के साथ जब हस्तक्षेप किया तो हो गया युद्ध। भूटान के साथ युद्ध भी आपको सन देख लेना है, 64-65, 1864-65 के बीच में भूटान से युद्ध हो गया, ठीक है ना। अब लड़ाई हो गई, युद्ध था, जाहिर सी बात है भूटान बेचारा क्या खा करके अंग्रेजों को हरा था, अंग्रेजों ने जीत हासिल की। हिमालय का ट्रांस हिमालयन व्यापार मार्ग जो है वो आ गया अंग्रेजों के हाथ में। और खास बात क्या है कि भूटान को सिक्किम में कुछ जमीन की अदला बदली करनी पड़ गई, ठीक है, सिक्किम के साथ जमीन की अदला बदली करनी पड़ी। और जो संधि है उसका नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई नाम उसके प्रचलित है। एक संधि, एक नाम है सिंचुला, असली नाम सिंचुला की संधि है, कि भूटान युद्ध के बाद सिंचुला संधि आती है। ऐसे पूछ लेंगे कि भूटान युद्ध के बाद भूटान और भारत के बीच कौन सी संधि हुई, तो सिगौली की संधि मत करके आ जाना, ठीक है। यहाँ पे सिंचुला की संधि, सिंचुला की संधि को कई जगह चमलांग की संधि, क्योंकि चमलांग एक ऐसा इलाका था जिसको भारत को इसने दिया। और तीसरी संधि है पोर्टन बर्टन की संधि, ये एक ही संधि है, तीन नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गड़बड़ लिख गया है, रुको एक मिनट, इसका सन सही कर लो। ठीक है, 1865 तो युद्ध खत्म हुआ, तो ये संधि हो गई। अब चमलंग, हमने कहा ना, चमलंग और दुआदा क्षेत्र और सिक्किम के हिस्से बन गए, यानी सिक्किम में इन दो इलाकों को भूटान से तोड़कर जोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने ये तोड़फोड़ बहुत की ना हर जगह पर। अब यहां पर देख लो एक बड़ी करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज, डोकलाम। डोकलाम में चीन और भारत का अभी विवाद हुआ, गुत्था हो गई थी, झगड़ा हो गया था। वो तो कहो आर्म्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि चीन ने डोकलाम पर कब्जा कर लिया और हमारी सरकार ने उसको अनदेखा कर दिया। सरकार का कहना है कि डोकलाम पर कब्जा नहीं हुआ, जो भी सच्चाई हो आपको यहां पर देखना है कि क्या मामला है डोकलाम का, ठीक है ना। और यहां पर डोकलाम का इलाका जो है ना वो भारत के पास में आ गया था। यानी आज भी चीन जो विवाद करता है भारत के साथ में, वो जो पूरा विवाद है वो क्या है, डोकलाम को लेकर के भी विवाद यहां पर है, और वो उसका एक ब्रिटिश इतिहास है। एक बार बता देता हूं फिर से, कोमल एक बार फिर से समझ लो, इस नक्शे को देखो, ये भूटान है, ठीक है ना, सिक्किम भूटान मैप के ऊपर तुम लोग यहां पर देख रहे हो। तो तिब्बत की ओर से, चीन की ओर से खतरा है, तो भूटान को भी क्या करना है, बफर स्टेट बनाना है, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान है कि इनको बफर स्टेट की तरीके से हमें स्टैब्लिश कर देना है। तो जो ये भूटान है, ये छोटा सा पहाड़ी राज्य है, ये अपने आप में सीमित रहता है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता और ना किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करता था। तो भूटान अपने आप में अलग रहा। अंग्रेजों ने यह मान लिया कि भूटान के साथ दोस्ती का संबंध रखो, इसके साथ ज्यादा झगड़ा नहीं करना है। दोस्त बना लोगे तो तिब्बत और चीन की तरफ से जो खतरा है उसमें ये हमारा दोस्त बन जाएगा, हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन इस नीति में बहुत दिनों तक बात बनी नहीं, क्योंकि अंग्रेज जो है ना बड़े इरिटेटिंग किस्म के दोस्त थे। कुछ दोस्त होते हैं ना बड़े इरिटेट करते हैं, कि पता चला आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, कोई दोस्त बन गए, अब वो दोस्त हर समय चाहता है कि तुम साथ में बैठ जाए, हर समय चाहता है कि तुम जो नोट्स बना रहे हो उसको दिखा दो, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। एक समय तो बड़ा इरिटेटिंग दोस्त है अंग्रेज, क्या है, बड़े इरिटेटिंग दोस्त है। भूटान से दोस्ती कर ली, लेकिन भूटान को इरिटेट भी कर लिया। तो उस इरिटेट होने की वजह से क्या हुआ कि सिक्किम में, ठीक है, नेपाल के अंदर बाकी जगहों पर गतिविधियां भी ऐसी अंग्रेज कर रहे हैं कि भूटान को थोड़ा सा डर लग गया। अरुणाचल प्रदेश को तो लेके चलता है ये बेटा, वो अलग कहानी है, ठीक है। वो कहानी हमारी मैकमोहन रेखा से जुड़ी हुई है, मैकमोहन रेखा से जुड़ी हुई है, जिसको चीन कभी नहीं मानता और हमको मानना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के गए तो यही मैकमोहन रेखा ही हमारे पास थी, जिससे हम अपना सीमांत निर्धारित करते थे कि हमारा बॉर्डर है, ठीक है ना। अच्छा, हिमांशी का ये सबको इरिटेट करती थी, ये अंग्रेज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब ज्यादा हुआ तो युद्ध हो गया, भूटान से एक बार युद्ध हो गया, और वो युद्ध कब हुआ, 64-65 में, 1864-65 में युद्ध हो गया। अब जब युद्ध हुआ, जाहिर सी बात है, कहां अंग्रेज भाई, हट्टे कट्टे कहां बेचारा, पिद्दू सा तो भूटान है, ठीक है, जैसे पिद्दू सा तो सचिन है, ठीक है ना, वैसे ही हाल हो गया भूटान का, हार गया। जब हारा तो सिंचुला की संधि हुई, सिंचुला की संधि को चमलांग की संधि और पोर्टन बर्टन की संधि भी कहा जाता है, इसलिए मैंने इनके तीनों नाम लिख दिए कि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। तो हारेंगे तो संधि करनी पड़ेगी, संधि की तो कुछ इलाके भूटान से काटे गए और सिक्किम को दे दिए गए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आ गए थे, मैंने एक बात कही कि आपको दिमाग में रखनी कि डोकलाम क्षेत्र के साथ जो पूरा विवाद है उसकी पृष्ठभूमि भूटान के साथ हमारे संबंधों में छुपी हुई है। ये हमेशा से चीन उन इलाकों पर विवाद करता रहता है जो किसी न किसी समय में इस पूरी सीमा पर अंग्रेजों के समय किए गए थे, ठीक है ना। तो ये डोकलाम क्षेत्र को लेकर के ये था, यहां पर अंग्रेजों ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया था और चीन उसको लेकर के विवाद करता। लेकिन अंग्रेजों को हमेशा चाहिए क्या होता था कि अपने हमारा एजेंट बिठा दो। एजेंट क्या था, एजेंट हमेशा समझ लो ना, गांव में, मोहल्लों में, अपने पुरानी तरीके के मोहल्ले में, दिल्ली की सोसाइटीज में बड़ी सूखी सोसाइटी है, कोई रहने की जगह है, बगल में आदमी मर जाता है, उसकी लाश सड़ जाती है, बदबू आती है, तब आदमी पता चलता है यार बदबू बहुत वेरी, ऐसे ऐसे करके नाक मुंह से कोड़ करके कुछ अंग्रेजी बोल करके फिर बुलाएंगे किसी को, पुलिस आएगी, दरवाजा तोड़ेगी, पता चलेगा कि बूढ़े जो माँ बाप हैं उनमें से बाप या माँ दोनों की मृत्यु हो गई या एक किसी की मृत्यु हो गई, लड़के कोई कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का समाज ऐसा है, लेकिन हमारा समाज कैसा है,
जो भारतीय समाज है गांवों में मोहल्लों में, वहां ना सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। हमारी चाची बैठी हुई हैं, कहीं हमारी ताई बैठी हुई है, गली में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं। अब बिटिया कहाँ जा रही हो? चाची पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा पढ़ने जा रही हो। पता चला लौट के तुम 3 घंटा बाद हमारी खोपड़ी पे कि हमको चेज करती रहेंगी बिटिया कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। और उसके बाद में जो में इनका दखल है। अंग्रेजों का जो ब्रिटिश एजेंट होता था या ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, ये हमारे मोहल्ले की वही परपंची चाची या ताई है जिनको हर गतिविधि से लेना देना है। तो ये हर जगह बस वही उसको बिठा देते थे कि भैया हमारे इनको हमारी ताई को बिठा लो, ये हमको सब खबर देती रहेंगी कि तुम कहां गए, कहां आए, क्या खाया, क्या पिया, सारी खबर चाची देती रहेंगी। तो भूटान में भी यहां पर इन्होंने इसको बिठा दिया। तो क्या हुआ, इसे भी एक बफर स्टेट इन्होंने बना लिया। किससे? बार बार हम लोग कह रहे हैं चीन से भी बचना है, तिब्बत से। तिब्बत अभी चीन का हिस्सा नहीं है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। अच्छी बात क्या रही कि भूटान इनका गुलाम नहीं हुआ, तो स्वायत्तता यानी कि अपना राज्य उसका बना रहा। ठीक है ना। और 47 में जब स्वतंत्रता आई तब वही स्टेटस को बन गया कि भूटान एक स्वतंत्र राज्य है। अब अगली नीति आती है भाई बर्मा नीति। ठीक है ना। बर्मा, हमारे यहां जो लखनऊ में लोग हैं उनको पता है बर्मा बेकरी, लखनऊ में बड़ी फेमस बेकरी बर्मा बेकरी। हमारे यहाँ तो वैसे तो कई बच्चे जो है ना वो वर्मा लिखते हैं, वर्मा, लेकिन बर्मा नहीं होता। लेकिन लखनऊ में एक बेकरी है बर्मा बेकरी। तो मैंने उनके मालिक से पूछा कि भाई आपने ये बर्मा बेकरी नाम क्यों रखा? तो वहाँ कोई व्यक्ति था, मतलब पता नहीं वो मालिक के परिवार से कोई व्यक्ति था, उसने आकर के उसे बताया कि साहब कोई ताल्लुक था कि इनके यहाँ के लोग जो है कभी बर्मा में जो है अपना बिजनेस चलाते थे, वहां से जब आए तो उन्होंने लखनऊ में भी अपना कुछ अलग अलग बिजनेस किया, लेकिन अंततः एक बेकरी खोली तो उसका नाम बर्मा बेकरी रख दिया। अब देखो बर्मा जो है आप जान रहे हो उसकी सीमा, उसका मैप हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। क्या था? पूर्वोत्तर की सीमा थी। ठीक है। खासतौर पर अराकान, मणिपुर, पूर्वोत्तर के राज्य असम, और चूंकि असम से होते हुए फिर बंगाल भी खतरे में आ जाता था। तो अंग्रेज सोच रहे हैं कि बर्मा से हम क्या करें, बर्मा से हमारी नीति कैसे होनी चाहिए। दूसरी चीज, बर्मा एक वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है, बर्मा में टिम्बर बहुत है, टीक की लकड़ी बहुत है। टीक टीक फर्नीचर आजकल तुम लोग देखते हो सर, बिल्कुल लाइट फर्नीचर, उंगली पे टांग लो ऐसे ना, उंगली पे टांग लिया, इतना हल्का फर्नीचर आता है टीक का फर्नीचर। वैसे बाकी अगर तुम बाकी लकड़ियों की कुर्सी ऐसे करके उठाओगे तो टीक का फर्नीचर बड़ी आराम से उठा दोगे। तो टीक बहुत अच्छा टिम्बर है, बहुत अच्छी जो है लकड़ी है। वहां से तेल जो है, रेशम, और वहां से जो समुद्री मार्ग खुलते हैं बर्मा की तरफ से, वो आपको सीधे सुदूर पूर्व ले जाते हैं। ठीक है ना। सुजीत कह रहा है मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। अच्छा, रूम में नहीं लगा। अरे यार, मतलब सीसीटीवी कैमरे को लेकर के भी ऑब्सेशन हो गया। मैं तो हमेशा घबराता हूं यार, ज्यादा टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे डरने से कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी है। एक जमाना था हम लोग घर से निकल जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, सुबह निकल गए 5:30 बजे और घर में कह के आते थे आ जाएंगे 1.5-2 घंटे में। अब 5:30 के बाद 7:30 बज गए। अब 7:30 बजे में हुआ क्या कि पिच, भाई सबको अपने घर से खेलने निकला, पिच नहीं मिली। खेलना शुरू किया तो एक मैच पहला हार गए, तो ये हुआ कि बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो फिर दूसरा मैच भी खेलेंगे, तो दूसरा मैच भी हार गए, तो आज तो मन खट्टा हो गया, तीसरा जो है खेल लिया जाए, सब लोगों का मन है। तो 7:30 बजे घर वापस जाना था, लेकिन 10:30 नहीं है, इसलिए घर वाले फोन नहीं, 6 बजे फोन आ जाएगा, क्या कर पीछे पड़ गया। शुरुआत में बताया कि फ्रांस के प्रभाव को रोकना है। पहले इन्होंने सोचा कि हल्का फुल्का हस्तक्षेप करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे सीधी सैनिक कार्यवाही इनको करनी पड़ गई। और इस सैनिक कार्यवाही में ही हो गया पहला युद्ध। कब हुआ? सन याद रखना है, 1824 से 26, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। हमने आपको यह भी बताया कि बर्मा का जो अपना साम्राज्य, जब आप शुरुआत में लिख रहे थे समझ रहे थे कि बर्मा का साम्राज्य भी आक्रामक है, तो यह पहला युद्ध दरअसल बर्मा की आक्रामकता की वजह से हुआ। असम और मणिपुर की ओर बर्मा चाहता है कि अपना विस्तार कर ले, और इस वजह से युद्ध हुआ। और यादवों की संधि या यंदाबों की संधि, ठीक है, इसको ऐसे यादवों की संधि भी कहीं कहीं लिखा जाता है। छोटे छोटे नाम में कंफ्यूज नहीं होना, कि थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया, मतलब 19-20 का फर्क जो है वो तुम समझ लेना, 19-20 का फर्क में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्या हुआ? 1826 में यादाबू की संधि, यादाबू की संधि या यंदाबू की संधि यहां पर हो गई। और अराकान, असम, मणिपुर और तेनासरीन, ये जितने क्षेत्र थे इन पर उसको अपना दावा छोड़ना पड़ गया। ठीक है। फिर उसके बाद मामला सेटल तो हुआ नहीं। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि भैया तुमको पिछली बार हमने हराया, लेकिन बर्मा के अंदर हमारे जो व्यापारी हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, इसलिए इन्होंने आरोप लगा दिया कि बेइज्जती की जा रही है। वजह क्या है? आपने सारी कहानी देखी, अंग्रेज हर जगह क्या मांगते हैं? जहां भी व्यापार की संभावना है वहां हमको मुक्त व्यापार दे दो। मुक्त व्यापार मांग रहे थे। ठीक है ना। सर भी रील्स देखते हैं, और रवि तुमने पकड़ लिया, देख लेते हैं, ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है आजकल। तो मतलब एल्गोरिदम के हिसाब से मेरे अपने इंटरेस्ट की रील्स ज्यादा आती हैं, ठीक है ना, ये पॉलिटिक्स और फलाना ठिकाना जो है छोटी छोटी, लेकिन ऐसी रील्स भी आ ही जाती हैं, तो मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो रवि सही कह रहा है, ईमानदारी की बात यही है कि हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन हाँ दिन में 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज्यादा का समय भी नहीं मिलता है। चलो इतने से इतना ही मैं ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी इससे ज्यादा मत देखना, वरना रील्स बहुत ही ज्यादा ना बर्बाद कर देंगे तुमको। ठीक है, रील्स देखते चले जाओगे। एक मुक्त व्यापार, तो ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं मुक्त व्यापार करवाना है हमको, यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि बाकी कोई व्यापार ना करे, फ्रांसीसियों को बाहर करो। अब बर्मा तो अलग देश है, उसने कहा नहीं करेंगे, तो इन्होंने बहाना बनाया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश व्यापारियों से दुर्व्यवहार होता है बर्मा में, और डलहौजी जो है सेना लेके कूद गया बर्मा में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में डलहौजी है, और यहां बर्मा पर इन्होंने आधे बर्मा पर तो कब्जा कर लिया, लोअर बर्मा। ठीक है, लोअर बर्मा जो है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया ताकि फ्रांसीसियों का मुकाबला कर सके। और जो राजधानी थी उस समय पेगू
ठीक है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और साथ में रंगून का जो बंदरगाह था उस पर भी कब्जा कर लिया। यानी द्वितीय बर्मा आंग्ल बर्मा युद्ध में उन्होंने बर्मा का काफी बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, काफी बड़ा हिस्सा हड़प लिया। फिर उसके बाद थोड़े समय तक तो लड़ाई नहीं हुई। फिर तीसरी लड़ाई होती है 85 में। अब इन्होंने फिर कारण ये चाहते थे कि अब बर्मा पर पूरा कंट्रोल करें। इन्होंने कहा कि फ्रांसीसी जो है वो बर्मा के लोगों से, शासकों से मिलकर हमारे लिए कर रहे हैं साजिश। और यहां पे जो राजा है किंग थिबा, उसने जो है बर्मा के अंदर जो ब्रिटिश व्यापारी है उन पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगा दिया। तो जुर्माना जब लगा दिया तो ये फिर भगे कि हम तो कह रहे थे मुक्त व्यापार करो, तुमने तो क्या किया, जो है हमारे ऊपर लगा दिया जुर्माना। तो आ गया हमारा लॉर्ड डफरिन। तो क्या ध्यान रखना है, अगर बर्मा पर कब्जे की पूरी कहानी देखनी हो तो समझ लो दादा है, द से हमारे कौन है, डलहौजी, और द से हमारे डफरिन। अगर कोई पूछे कि बर्मा पर पूरी तरीके से कब्जा किसने किया तो कह दो दादा ने किया, दा से मतलब डलहौजी और डा से मतलब यहां पर डफरिन। दोनों डी नाम वाले लोगों ने कब कब्जा कर लिया। और अब जब अपर बर्मा पे भी कब्जा हुआ तो पूरा बर्मा आ गया ब्रिटिश के अधीन। 85 में लड़ाई हुई और बर्मा आ गया 86 में भारत के अधीन। ध्यान क्या रखना है कि 1886 में जो बर्मा है वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक की व्यवस्था चली नहीं। अगला सवाल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से 1935 के एक्ट में बर्मा को पृथक किया गया। यह ध्यान रखना है 1935 के एक्ट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 1935 के एक्ट में उसको कहा गया कि पृथक करो और 1937 में बर्मा को स्वतंत्र कर दिया गया, अलग राज्य बना लिया गया। अब जैसे हम लोगों ने देखा एक स्टेट है तिब्बत, ये हमारा आखिरी स्टेट बचा, ठीक है ना, कि तिब्बत के प्रति क्या नीति है। तिब्बत नीति देख लो, अभी कोई लिख भी रहा था, अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स क्यूरियस है, वो पहले ही पूछने लगते सर तिब्बत के साथ बताइए, तिब्बत के साथ बताइए। आ गया लो भाई तिब्बत, ठीक है। अब क्या है, जैसे भूटान के बारे में, तिब्बत तो और भी ज्यादा बड़ा जबरदस्त जगह है भैया, बुद्धिज्म का तगड़ा प्रभाव है, बुद्धिज्म का तगड़ा प्रभाव। और उस प्रभाव में वहां पर भी जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये वो मॉन्स्ट्रीज वगैरह हैं, जैसे लद्दाख में थी, जैसे तिब्बत में थी, ठीक है ना, उसी तरीके से तिब्बत के अंदर लद्दाख। तो यहां पर क्या हुआ, जो एक पूरा देश है एकदम बंद है, लेकिन चीन का प्रभाव क्षेत्र इसको मान लिया जाता है। तो अंग्रेजों ने यह मान लिया कि तिब्बत को लेकर के अगर हम ज्यादा बवाल करेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर दो खतरे थे, एक तो चीन का खतरा था, दूसरा जो तिब्बत की पोजीशन है वहां से रूस भी आ सकता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि बीच का रास्ता क्या है कि व्यापार का एक मार्ग खुलवा ले। तो उन्होंने लासा तक एक व्यापारिक मार्ग खोलने की कोशिश कर ली। 1903-4 के दौरान यह अफवाह उड़ गई कि रूस चाहता है कि तिब्बत में घुसपैठ करे, और तिब्बत के रास्ते से फिर एक तो वो चीन में जाना चाहता था, दूसरा यहां पर भारत। ये बढ़िया था ना कि अगर रूस कहीं तिब्बत में घुसता तो तिब्बत में घुस के एक तरफ चला जाता एक रास्ता चीन और एक चला जाता भारत। तो कर्जन ने कहा कि यह मौका हम जो है नहीं देंगे रूस को, तो वो आक्रामक हो गया, ठीक है ना। और इसने एक मिशन भेजा। अब देखो यहां युद्ध नहीं हो रहा है, यहां देखो क्या हुआ है, यंग हस्बैंड नाम है, ठीक है, यंग हस्बैंड। ऐसा लगता कि नाम ही रखा होगा उसको, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो मान लिया कि ये बड़ा होकर हस्बैंड बनेगा, ठीक है, तो उसका नाम रखा कि हस्बैंड बनेगा, तो इसकी शादी ठीक समय में कर दी जाएगी तो यंग हस्बैंड बनेगा, ज्यादा जो है देर में शादी करेंगे तो फिर ओल्ड हस्बैंड बनेगा। तो इसलिए यंग हस्बैंड नाम रखा इस बच्चे का, जो बड़ा होकर अंग्रेजों का अधिकारी बना। और कर्जन ने, ठीक है ना, ठीक है, कर्जन जो है वो क्या है, उसने वहां पर उनको भेज दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अरे सैम क्या कह रहे हो बच्चे, तुमने तो पढ़ाई, इसका मतलब है ना दूसरे टीचर से पढ़ी नहीं है मॉडर्न इंडिया। जरा यूट्यूब पर घूम के आओ बच्चे, इतना सारा फैक्ट, इतना एनालिसिस, इतना कंसेप्ट तुमको मिल जाए तो फिर मुझे आकर के बताना, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ कुछ कमेंट्स, ठीक है। हाँ, ये भी सही कह रहा है। अभी देखो इसका नाम आफत आ गया, ये कह रहा है कि सर कोई बोलता होगा हस्बैंड हस्बैंड करके, ठीक है, लेकिन बच्चे का नाम हस्बैंड रखा होगा ना, बड़े होने पे नहीं रखा होगा। तो यहां पर क्या है, यंग हस्बैंड मिशन भेजा। इस मिशन ने मजबूर कर दिया, ठीक है ना, मजबूर कर दिया हिमांशु, बिल्कुल ठीक है, हम देखेंगे, बात करेंगे इस पर कभी किसी दिन। फ्री ट्रेड का मतलब बेटा यह है कोमल कि कोई दूसरे लोग व्यापार ना करें, केवल और केवल अंग्रेज व्यापार करेंगे और कोई व्यापार नहीं करे, इसलिए मुक्त व्यापार की मांग करते थे। एक चीज, दूसरी चीज है कि जो अंग्रेज व्यापार करें उस पर कोई टैक्स ना देना पड़े, ठीक, टैक्स ना देना पड़े। ये दो चीजें अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की अवधारणा में थी। अब देखो यंग हस्बैंड जब पहुंचे तो वहां पे कर लिया लासा, ठीक है, नाम की लड़की से शादी, मतलब लासा की संधि हो गई, कोई लड़की वड़की नहीं है, लासा जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो लासा की यहां पर संधि कर ली और यहां पर मिल गए व्यापारिक अधिकार। और रूस को कहा गया कि कभी भी हम रूस को अपने यहां नहीं आने देंगे, ये तिब्बत ने वादा कर दिया लासा की संधि 1904 में। तो क्या हुआ कि एक तरीके से ब्रिटेन ने तिब्बत को भी अपना पैरासाइट या परजीवी बना लिया, ठीक है। बाद में उसने चीन के साथ यह समझौता कर लिया कि चीन का तिब्बत पर आधिपत्य है, यानी अगर चीन चाहे तो भाई तिब्बत ले सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये आगे बढ़े और ब्रिटेन और रूस ने भी आपस में संधि कर ली, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन रूस ने भी संधि कर ली। दोनों देशों ने कहा कि ना तो ब्रिटेन और ना ही रूस तिब्बत पर अपना नियंत्रण करेंगे, उसकी स्वायत्तता बनाए रखेंगे। और अंग्रेजों ने चीन से कहा कि हम मानते हैं कि वहां आपका प्रभाव है, ठीक है। अब यहां पर आखिरी चीज, एक जो पॉइंट आपको देखना है वो ये देखना है, 1914 में भारत और चीन के बीच की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ। आप लोग 1945 के शिमला सम्मेलन के बारे में जानते हो, लेकिन यहां पर जो शिमला सम्मेलन हुआ वो 1914 में हुआ। ब्रिटेन आया, चीन आया और तिब्बत आया।
और यहां पर जो भारत और तिब्बत की सीमा है उसको स्पष्ट किया गया और अरुणाचल प्रदेश तक एक रेखा खींची गई जो मैकमोहन नाम के अधिकारी ने खींची। जैसे रेडक्लिफ लाइन है वैसे ही मैकमोहन लाइन है 1914 में, और कहा गया कि यह सीमा है। चीन नाराज होकर चला गया, चीन नाराज होकर चला गया। चीन ने मैकमोहन रेखा को नहीं माना और आज भी चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। तो आपको ध्यान रखना 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई। चलो, ये जो टॉपिक है, देखो जो हम पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक्स का नेचर डिफरेंट है और इसीलिए मैंने आखिरी का समय सक्सेसफुली निकाल के लिया कुछ बात करने के लिए जो हम लोगों का वायदा था। अब जरा दूसरे मोड में आ जाओ, ये सब लिख लेना। बिपिन चंद्रा ओल्ड और न्यू नहीं है बेटा, बिपिन चंद्रा ही ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत ही ड्राई है, जैसे सीमांत नीति, इतने युद्ध है। इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे विस्तारवादी नीति, इतने सारे युद्ध है, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, टॉपिक नहीं दिखेगा वहां, बहुत यहाँ अब इस पढ़ लेते हो तो तुमको बात उसी पर करने वाले हैं, ठीक है। सर सब कहता है कि हिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना होता, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है तमन्ना, ठीक है, बिल्कुल होता है, मत जाओ स्पेक्ट्रम में। तो कल जो है जो हम लोगों ने बात की थी शाश्वत से, ठीक है, जिनकी 121st रैंक आ गई और वो उन्होंने आईपीएस लिया, ठीक है। शाश्वत के साथ आपकी बातचीत हुई, आपने सुनी लिया होगा कि शाश्वत ने क्या क्या कहा, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण बात जो शाश्वत के कल की 25 में जाकर, ठीक है ना बेटा, मैप बनाना जरूर शुरू कर रहा है और 2025 में जाके सफल हो रहा है। उसने बताया कि कैसे 2020 के बाद उसने अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। दूसरे में वो प्रीलिम्स उसने क्लियर कर लिया, पहली बार में नहीं कर पाया था, मेंस में पहुंचा, 4 नंबर से मेंस में रह गया, ठीक है, नहीं हुआ। फिर तीसरी बार वो आया और तीसरी बार में 121वीं रैंक ले ली। बातचीत सुन लो बहुत ध्यान से, मैं बता रहा हूं, क्योंकि टीचर जब कुछ बताता है तुम लोगों का एक माइंडसेट बन गया। देखो मैं बहुत आज खरी खरी बात करने वाला हूं, तुम लोग थोड़ा सा कोचिंग की जिम्मेदारी है कि तुमको आईएएस बना दे, है। उसमें भी अगर आपको नहीं समझ